मेरे अजीज हमवतनों, नमस्कार। आज पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है, गुस्से से लबरेज है और पुरअज़्म है। आज हर भारतीय शहरी का यही अज़्म है कि हमें दहशतगर्दी का खात्मा करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी अफवाज ने जिस दलेरी का मुजाहरा किया है, उस पर हर भारतीय को फ़ख्र है। जिस प्रेसिशन के साथ, जिस दुरुस्तगी के साथ हमारी अफवाज ने सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों को तहस नहस किया, वो वाकई हैरत अंगेज है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई को नया एतमाद और नया जोश दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी मिशन नहीं है, बल्कि हमारे अज़्म, हमारे हौसले और बदलते भारत की एक तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे मुल्क को हुब्बुल वतनी के जज्बात से सरशार कर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा, मुल्क के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई हैं। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर मुल्क की मुसल्लह अफवाज, उसके तई इज्जत और एहतराम के इजहार के लिए निकल पड़े हैं। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी तादाद में नौजवान इकट्ठा हुए हैं और हमने देखा चंडीगढ़ के वीडियोस काफ़ी वायरल हुए। सोशल मीडिया पर नज़्में लिखी जा रही थी, पुख्ता अज़्म के नगमे गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जो बड़े पैगामात की अक्कासी कर रहे थे। मैं भी 3 दिन पहले बीकानेर गया था। वहाँ बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग तोहफे में दी। ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के लोगों को इस कदर मुतासिर किया है कि कई लोगों के ख़ानदानों ने उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में इस दौरान पैदा होने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। साथियों, हमारे जवानों ने दहशतगर्दों के अड्डों को तबाह किया। ये उनकी बेमिसाल दलेरी थी और इसमें शामिल थी भारत में तैयार किए गए हथियारों, साजो सामान और टेक्नोलॉजी की ताकत। इसमें आत्मनिर्भर भारत का अज़्म भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हर किसी का पसीना इस फतेह में शामिल है। इस मुहिम के बाद पूरे मुल्क में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नया जोश नजर आ रहा है। कई बातें दिल को छू जाती हैं। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में तैयार किए गए खिलौने ही लेंगे। हुब्बुल वतनी की शुरुआत बचपन से ही होगी। कुछ खानदानों ने अहद किया है, हम अपनी अगली छुट्टियां मुल्क के किसी खूबसूरत मकाम पर ही गुजारेंगे। कई नौजवानों ने वेड इन इंडिया का अहद किया है, वो मुल्क में ही शादी करेंगे। किसी ने यह भी कहा है, अब जो भी गिफ्ट देंगे वो किसी भारतीय दस्तकार के हाथों से बना होगा। साथियों, यही तो है भारत की असल ताकत, अवाम की वाबस्तगी और अवाम की शमूलियत। मैं आप सबसे भी अपील करता हूँ, आइए इस मौके पर एक अहद करें। हम अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी मुमकिन हो मुल्क में तैयार अशिया को तरजीह देंगे। ये सिर्फ इक़्तिसादी खुद किफ़ालत की बात नहीं है, ये मुल्क की तामीर में हमारी शमूलियत का जज्बा है। हमारा कदम भारत की तरक्की में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। साथियों, बस से कहीं आना जाना कितनी आम बात है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जहां पहली बार एक बस पहुंची। इस दिन का वहां के लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे और जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल ताशे बजाकर इसका खैर मकदम किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को ज़रूरत थी, लेकिन पहले कभी यहाँ बस नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि ये गांव मानवाजों के तशद्दुद से मुतासिर था। वो जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में और इस गांव का नाम है काटेझरी। काटेझरी में आई इस तब्दीली को आसपास के पूरे इलाके में महसूस किया जा रहा है। अब यहाँ हालात तेज़ी के साथ मामूल पर आ रहे हैं। माओ नवाजों की सरगर्मियों के खिलाफ इज्तिमाई लड़ाई से अब ऐसे इलाकों में भी बुनियादी सहूलियात मैसर आ रही हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उनकी ज़िंदगी काफ़ी सहल हो जाएगी। साथियों, मन की बात में हम छत्तीसगढ़ में मुनक्किदा बस्तर ओलंपिक्स और माओ नवाजों से मुतासिर इलाकों में साइंस लैब पर भी बात कर चुके हैं। यहाँ के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसी कोशिशों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने दलेर होते हैं। इन लोगों ने तमाम चैलेंजों के बावजूद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता इख्तियार किया है।
मुझे ये जानकर भी खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात में दांतेवाड़ा ज़िले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। तकरीबन 95% रिजल्ट के साथ ये ज़िला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं के इम्तिहान में इस ज़िले ने छत्तीसगढ़ में छठा मकाम हासिल किया। सोचिए, जिस दांतेवाड़ा में कभी माओ नवाजों की सरगर्मियां उरूज पर थीं, वहां आज तालीम का परचम लहरा रहा है। ऐसी तब्दीली हम सभी को फख्र से सरशार कर देती है। मेरे अजीज हमवतनों, अब मैं लॉयंस शेरों से वाबस्ता एक बड़ी अच्छी खबर आपको बताना चाहता हूं। पिछले महज 5 वर्षों में गुजरात के गीर में शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई। 674 से 891। लॉयन सेंसस के बाद सामने आई शेरों की ये तादाद बहुत हौसला अफजा है। साथियों, आप में से बहुत से लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये एनिमल सेंसस होती कैसे है। ये एक्सरसाइज बहुत ही चैलेंज वाला है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लॉयन सेंसस 11 जिलों में 35,000 मुरब्बा किलोमीटर के दायरे में की गई थी। सेंसस के लिए टीमों ने राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे इन इलाकों की निगरानी की। इस पूरे अमल में वेरिफिकेशन और क्रॉस वेरिफिकेशन दोनों किए गए। इससे पूरी बारीकी से शेरों की गिनती का काम पूरा हो सका। साथियों, एशियाटिक लॉयन की आबादी में इजाफे से ये जाहिर होता है कि जब मुआशरे में ओनरशिप का जज्बा मजबूत होता है तो कैसे शानदार नतीजे आते हैं। कुछ दहाई पहले गीर में हालात बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने मिलकर तब्दीली लाने का अहद किया। वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी इख्तियार किया गया। इसी दौरान गुजरात ऐसी पहली रियासत बनी जहां बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स के ओहदे पर ख़वातीन मुतय्यन की गईं। आज हम जो नतीजे देख रहे हैं उसमें इन सभी अवामिल का रोल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे ही हमेशा बेदार और होशियार रहना होगा। मेरे अजीज हमवतनों, 2 दिन पहले ही मैं राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में गया था। इससे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट की ताकत के लिए वक्फ अष्ट लक्ष्मी महोत्सव भी मनाया था। नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। वहाँ की ताकत, वहाँ का टैलेंट वाकई शानदार है। मुझे एक दिलचस्प कहानी पता चली है क्राफ्टेड फाइबर्स की। क्राफ्टेड फाइबर्स ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि सिक्किम की रिवायत, बुनाई का फन और आज के फैशन की सोच, तीनों का खूबसूरत इम्तजाज है। इसकी शुरुआत डॉक्टर चेवांग नूरबू भूटिया ने की। पेशे से वो वेटरनरी डॉक्टर हैं और दिल से सिक्किम की सकाफत के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना बुनाई को एक नया रुख दिया जाए, और इसी सोच से जन्म हुआ क्राफ्टेड फाइबर्स का। उन्होंने रिवायती बुनाई को मॉडर्न फैशन से मरबूत किया और उसे बनाया एक सोशल इंटरप्राइज। अब उनके यहाँ सिर्फ कपड़े नहीं बुनते, इनके यहाँ जिंदगियाँ बुनी जाती हैं। वो लोगों को स्किल ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें खुद कफील बनाते हैं। गांव के बुनकर, मवेशी परवरी से वाबस्ता अफराद और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सब को शामिल करके डॉक्टर भूटिया ने रोजगार के नए रास्ते बनाए हैं। आज मकामी खवातीन और कारीगर अपने हुनर से अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। क्राफ्टेड फाइबर्स की शाल, स्टॉल, दस्ताने, मोजे सब लोकल हैंडलूम से बने होते हैं। इसमें जो ऊन का इस्तेमाल होता है वो सिक्किम के खरगोशों और भेड़ों से आती है। रंग भी पूरी तरह कुदरती होते हैं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ कुदरती रंगत। डॉक्टर भूटिया ने सिक्किम की रिवायती बुनाई और सकाफत को एक नई पहचान दी है। डॉक्टर भूटिया का काम हमें सिखाता है कि जब रिवायत को पैशन से मुंसलिक किया जाए तो वो दुनिया को कितना राग़िब कर सकती है। मेरे अजीज़ हमवतनों, आज मैं आपको एक ऐसे शानदार शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो एक फ़नकार भी हैं और जीती जागती तहरीक भी हैं। नाम है जीवन जोशी। उम्र 65 साल। अब सोचिए, जिनके नाम में ही जीवन हो वो जिंदा दिली से किस कदर भरपूर होंगे। जीवन जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने इनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसले को पस्त नहीं कर सका। उनके चलने की रफ्तार हुआ कुछ कम हो गई, लेकिन उनका दिल तखय्युल की हर परवास करता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक मुनफरिद फन को जन्म दिया। नाम रखा गया बगेट। इसमें वो चीड़ के दरख्तों से गिरने वाली सूखी छाल से खूबसूरत फन पारे बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आम तौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही एक विरसा बन जाती है। उनकी हर तख्लीक में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है।
कभी पहाड़ों के लोक मौसीकी के आलात, तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की रूह उस लकड़ी में समा गई हो। जीवन जी का काम सिर्फ फन नहीं, एक साधना है। उन्होंने इस फन में अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी है। जीवन जोशी जैसे फनकार हमें याद दिलाते हैं कि हालात हुआ कुछ भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। उनका नाम जीवन है और उन्होंने हकीकत में दिखा दिया कि जिंदगी जीना क्या होता है। मेरे अजीज हमवतनों, आज कई ऐसी ख्वातीन हैं जो खेतों के साथ ही अब आसमान की बुलंदियों पर काम कर रही हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब गांव की ख्वातीन ड्रोन दीदी बनकर ड्रोन उड़ा रही हैं और उससे खेतों में नया इनकलाब ला रही हैं। साथियों, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कुछ अरसे पहले तक जिन ख्वातीन को दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता था, आज वही ख्वातीन ड्रोन से 50 एकड़ ज़मीन पर दवा के छिड़काव का काम पूरा कर रही हैं। सुबह 3 घंटे, शाम 2 घंटे और काम निमट गया। धूप की तपिश नहीं, जहर जैसे केमिकल्स का खतरा नहीं। साथियों, गांव वालों ने भी इस तब्दीली को दिल से कबूल किया है। अब ये ख्वातीन ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती हैं। ये ख्वातीन हमें बता रही हैं तब्दीली उस वक्त आती है जब तकनीक और अज़्म एक साथ चलते हैं। मेरे अजीज़ हमवतनों, योग के बैनुल-अक़वामी दिन में अब 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है। ये मौका याद दिलाता है कि अगर आप अब भी योग से दूर हैं तो अब योग से वाबस्ता हो जाएं। योग आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका बदल देगा। साथियों, 21 जून 2015 में योग दिवस की शुरुआत के बाद से ही इसकी कशिश लगातार बढ़ रही है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और वलवला नजर आ रहा है। मुख्तलिफ इदारे अपनी तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। गुज़िश्ता बरसों की तस्वीरों ने बहुत तरगीब दी है। हमने देखा है कि अलग अलग मुल्कों में किसी साल लोगों ने योगा चेन बनाई, योगा रिंग बनाई। ऐसी कई तस्वीरें जहाँ एक साथ 4 जनरेशन मिलकर योग कर रही हैं। बहुत से लोगों ने अपने शहर के आइकॉनिक प्लेसेस को योग के लिए चुना। आप भी इस बार कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से योग दिवस मनाने के बारे में सोच सकते हैं। साथियों, आंध्र प्रदेश की सरकार ने योग आंध्र मुहिम शुरू की है। इसका मकसद पूरी रियासत में योग कल्चर को फ़रोग देना है। इस मुहिम के तहत योग करने वाले 10 लाख लोगों का एक पूल बनाया जा रहा है। मुझे इस साल विशाखापट्टनम में योग दिवस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलेगा। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि इस बार भी हमारे नौजवान साथी मुल्क की विरासत से वाबस्ता आइकॉनिक प्लेसेस पर योग करने वाले हैं। कई नौजवानों ने नए रिकॉर्ड बनाने और योगा चेन का हिस्सा बनने का अहद किया है। हमारे कॉरपोरेट्स भी इसमें पीछे नहीं हैं। कुछ इदारों ने ऑफिस में ही योगासन के लिए अलहदा मकाम तय कर दिया है। कुछ स्टार्टअप इदारों ने अपने यहाँ ऑफिस योग आवर्स तय कर दिए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो गांव में जाकर योग सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। हेल्थ और फिटनेस को लेकर लोगों की इस बेदारी से मुझे बहुत खुशी हासिल होती है। साथियों, योग दिवस के साथ साथ आयुर्वेद के शोबे में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में जानकर आपको बहुत खुशी होगी। कल ही यानी 24 मई को WHO के डायरेक्टर जनरल और मेरे दोस्त तुलसी भाई की मौजूदगी में एक MOU साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के साथ ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस के तहत एक डेडिकेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल पर काम शुरू हो गया है। इस पहल से आयुष को पूरी दुनिया में साइंसी तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथियों, आपने स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तो देखा होगा, लेकिन अब कुछ स्कूलों में शुगर बोर्ड भी लगाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड नहीं, शुगर बोर्ड। CBSE की इस मुनफरिद पहल का मकसद है बच्चों को उनके शुगर इंटेक के तई बाशऊर बनाना। कितनी चीनी लेनी है और कितनी चीनी खाई जा रही है, ये जानकर बच्चे खुद से ही हेल्दी मुतबादिल का इंतखाब करने लगे हैं। ये एक मुनफरिद कोशिश है और इसका असर भी बहुत पॉजिटिव होगा। बचपन से ही सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की आदतें डालने में ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। कई वालिदैन ने इसकी सताइश की है और मेरा मानना है ऐसी पहल दफ्तरों, कैंटीन और इदारों में भी होनी चाहिए। आखिरकार सेहत है तो सब कुछ है। फिट इंडिया ही स्ट्रॉन्ग इंडिया की बुनियाद है। मेरे अजीज़ हमवतनों, स्वच्छ भारत की बात हो और मन की बात के सामईन पीछे रहें, ऐसा कैसे हो सकता है भला। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब अपने अपने तौर पर इस मुहिम को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मिसाल के बारे में बताना चाहता हूं जहां सफाई सुथराई के अहद ने पहाड़ जैसे चैलेंजों को भी मात दे दी है। आप सोचिए,
कोई शख्स बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ाई कर रहा हो, जहां सांस लेना मुश्किल हो, कदम कदम पर जान को खतरा हो, और फिर भी वो शख्स वहां सफाई सुथराई में लगा हो। ऐसा ही कुछ किया है हमारी आईटीबीपी की टीमों के एहलकारों ने। ये टीम माउंट मकालो जैसी दुनिया की सबसे दुश्वार गुजार चोटी को सर करने के लिए गई थी। लेकिन साथियों, उन्होंने सिर्फ कोहपेमाई ही नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने मकसद में एक मिशन और शामिल कर लिया, सफाई सुथराई का। चोटी के नज़दीक जो कचरा पड़ा था, उन्होंने इसे हटाने का बीड़ा उठाया। आप तस्वुर कीजिए, 150 किलो से ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इस टीम के एहलकार अपने साथ नीचे लाए। इतनी बुलंदी पर सफाई करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये जाहिर करता है कि जहाँ अज़्म होता है, वहाँ रास्ते अपने आप बन जाते हैं। साथियों, इसी से वाबस्ता एक और ज़रूरी मौजू है पेपर वेस्ट और रिसाइकलिंग। हमारे घरों और दफ्तरों में हर दिन बहुत सारा पेपर वेस्ट निकलता है। शायद हम उसे एक मामूल की बात मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मुल्क के लैंडफिल वेस्ट का तकरीबन 1/4 हिस्सा कागज़ का होता है। आज ज़रूरत है हर शख्स इस बारे में ज़रूर गौर करे। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि भारत के कई स्टार्टअप इदारे इस सेक्टर में शानदार काम कर रहे हैं। विशाखापट्टनम, गुरुग्राम, ऐसे कई शहरों में कई स्टार्टअप पेपर रिसाइकलिंग के इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। कोई रिसाइकिल पेपर से पैकेजिंग बोर्ड बना रहा है, कोई डिजिटल तरीकों से न्यूज़पेपर रिसाइकलिंग को आसान बना रहा है। जालना जैसे शहरों में कुछ स्टार्टअप 100% रिसाइकिल्ड मटेरियल से पैकेजिंग रोल्स और पेपर कोर बना रहे हैं। आपको ये भी जानकर तरगीब मिलेगी कि 1 टन कागज़ की रिसाइकलिंग से 17 दरख्त कटने से बचते हैं और हज़ारों लीटर पानी की बचत होती है। अब सोचिए, जब कोहिमा इतना दुश्वार हालात में कचरा वापस ला सकते हैं, तो हमें भी अपने घर या दफ्तर में पेपर को अलग करके रिसाइकलिंग में अपना रोल ज़रूर अदा करना चाहिए। जब मुल्क का हर शहरी ये सोचेगा कि मुल्क के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, तभी मिलकर हम बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। साथियों, गुज़िश्ता दिनों खेलो इंडिया गेम्स की बड़ी धूम रही। खेलो इंडिया के दौरान बिहार के 5 शहरों ने मेज़बानी की थी। वहाँ अलग अलग कैटेगरी के मैच हुए थे। पूरे भारत से वहाँ पहुँचे एथलीट्स की तादाद 5000 से भी ज़्यादा थी। इन एथलीट्स ने बिहार की स्पोर्टिंग स्पिरिट की और बिहार के लोगों की गर्मजोशी की बहुत तारीफ की। साथियों, बिहार की सरजमीन बहुत ख़ास है। इन इस्तेकाद में यहाँ की यूनिक चीज़ें हुई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये पहला एडिशन था जो ओलंपिक चैनल के ज़रिए दुनिया भर में पहुँचा। पूरी दुनिया के लोगों ने हमारे नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियत को देखा और सराहा। मैं सभी तमगे जीतने वालों, खासतौर पर टॉप के 3 विनर्स महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान को मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, इस बार खेलो इंडिया में कुल 26 रिकॉर्ड कायम हुए। वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में महाराष्ट्र की अस्मिता धोने, उड़ीसा के हर्षवर्धन साहू और उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी की शानदार कारकर्दगी ने सबका दिल जीत लिया। वहीं महाराष्ट्र के साईराज परदेशी ने तो 3 रिकॉर्ड कायम किए। एथलेटिक्स में उत्तर प्रदेश के कादिर खान और शेख जिशान और राजस्थान के हंसराज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस बार बिहार ने भी 36 मेडल्स अपने नाम किए। साथियों, जो खेलता है वही खिलता है। यंग स्पोर्टिंग टैलेंट के लिए टूर्नामेंट बहुत मायने रखता है। इस तरह के टूर्नामेंट भारतीय खेलों के मुस्तकबिल को और संवारने वाले हैं। मेरे अजीज हमवतनों, 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया गया, यानी ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि शहद सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि सेहत, खुद रोजगार और खुद किफालत की मिसाल भी है। पिछले 11 वर्षों में शहद की मक्खियाँ पालने के शोबे में भारत में एक स्वीट रेवोल्यूशन हुआ है। आज से 10-11 साल पहले भारत में शहद की पैदावार एक साल में तकरीबन 70 से 75 हज़ार मैट्रिक टन होती थी। आज ये बढ़कर करीब 1.25 लाख मैट्रिक टन के आसपास हो गई है, यानी शहद की पैदावार में तकरीबन 60% का इजाफा हुआ है। हम हनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में दुनिया के सरकर्दा मुल्कों में आ चुके हैं। साथियों, इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में शहद की मक्खियाँ पालने और शहद के कौमी मिशन का बड़ा रोल है। इसके तहत शहद की मक्खियाँ पालने से वाबस्ता हज़ारों किसानों को ट्रेनिंग दी गई, साजो सामान दिया गया और बाजार तक उनकी सीधी रसाई बनाई गई। साथियों, ये तब्दीली सिर्फ आदाद व शुमार में नहीं, बल्कि ये गाँव की ज़मीन पर भी साफ नज़र आती है। छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले की एक मिसाल है। यहाँ कबायली किसानों ने सोनहनी नाम से खालिस ऑर्गेनिक शहद ब्रांड बनाया है। आज वो शहद जैम समेत कई ऑनलाइन पोर्टल पर फरोख्त हो रहा है, यानी गांव की मेहनत अब ग्लोबल हो रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश,
गुजरात, जम्मू कश्मीर, मगरबी बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में हजारों खवातीन और नौजवान अब हनी के कारोबार से वाबस्ता हो चुके हैं। साथियों, और अब शहद की सिर्फ मिकदार नहीं, इसके खालिस होने पर भी काम हो रहा है। कुछ स्टार्टअप एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी से शहद के मयार की तस्दीक करने का काम कर रहे हैं। आप अगली बार जब शहद खरीदें तो इन हनी कारोबारी अफराद के जरिए बनाए गए शहद को ज़रूर आजमाएं। कोशिश करें किसी लोकल किसान से, किसी कारोबारी खातून से भी शहद खरीदें, क्योंकि उस हर कतरे में जायका ही नहीं, भारत की मेहनत और उम्मीदें शामिल होती हैं। शहद की ये मिठास आत्मनिर्भर भारत का जायका है। साथियों, जब हम शहद से वाबस्ता मुल्कों की कोशिशों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और पहल के बारे में बताना चाहता हूँ। यह हमें याद दिलाती है कि हनी बीज की हिफाजत सिर्फ माहौलियात की नहीं, बल्कि हमारी खेती और फ्यूचर जनरेशन की भी जिम्मेदारी है। ये मिसाल है पुणे शहर की, जहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी में शहद की मक्खियों का एक छत्ता हटाया गया, शायद हिफाजती वजूहात या खौफ के सबब, लेकिन इस वाक़ये ने किसी को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। अमित नाम के एक नौजवान ने तय किया, बीज को हटाना नहीं, इन्हें बचाना चाहिए। उन्होंने खुद सीखा, शहद की मक्खियों पर सर्च की और दूसरों को भी शामिल करना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता उन्होंने एक टीम बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया बी फ्रेंड्स, यानी बी मित्र। अब ये बी फ्रेंड्स शहद की मक्खियों की छत्तों को एक जगह से दूसरी जगह महफूज तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं ताकि लोगों को खतरा ना हो और हनी बीज भी जिंदा रहें। अमित जी की इस कोशिश का असर भी बड़ा शानदार हुआ है। हनी बीज की कॉलोनीज बच रही हैं, हनी प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है और सबसे ज़रूरी है, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। ये पहल हमें सिखाती है कि जब हम फितरत के साथ हम आहंग होकर काम करते हैं तो इसका फ़ायदा सबको मिलता है। मेरे अजीज हमवतनों, मन की बात के इस एपिसोड में इस बार इतना ही। आप इसी तरह मुल्क के लोगों की कामयाबियों को, मुआशरे के लिए उनकी कोशिशों को मुझे भेजते रहिए। मन की बात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, कई नए मौज़ूआत और हमवतनों की नई कामयाबियों की बात करेंगे। मुझे आपके पैगामात का इंतज़ार रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।